तो हम लोग देख रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइस, है ना। तो उसमें एक और चौथा पॉइंट था जो कि होता है कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो दोनों का जो मेच्योरिटी है वो सिंक्रोनाइज ना होना चाहिए। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है, एक साथ आना, है ना। अगर दोनों का मेच्योरिटी जो होता है अगर एक साथ आ गया, मतलब कि एंथर भी सेम टाइम में मेच्योर हो गया, स्टिग्मा भी सेम टाइम में मेच्योर हो गया, तो जो एंथर है वो डेहिसेस होगा और उसमें स्टिग्मा में उसका जो पॉलन ग्रेन है वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उनके जो टाइमिंग है वो ना सिंक्रोनाइज ना हो, सिंक्रोनाइज ना हो मतलब कि अगर स्टिग्मा पहले ही मतलब मेच्योर हो जाए, है ना, या फिर जो एंथर है वो पहले मेच्योर हो जाए, मतलब दोनों का जो मेच्योरिटी है सेम टाइम में ना हो, तो क्या होगा, उसका जो प्रोसेस है ना, जो सेल्फ पोलिनेशन हो वो नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं चौथा, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड मैच्योरिटी ऑफ एंथर। तो ये कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए जिससे मतलब कि और ब्रीडिंग डिवाइस हो सकता है ना। एक तो पहला कि उन दोनों का पोजीशन अलग अलग हो, दूसरा कि जो सेल्फ वाला जो अगर एंथर गिरे मतलब जो स्टिक मतलब पॉलन ग्रेन गिरे स्टिग्मा पे तो उसको पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करने के लिए उसको अलाउ ना करें। तीसरा यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगर फ्लावर ही अगर यूनिसेक्सुअल है ना, फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है तो दूसरे फ्लावर से उसका क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसमें क्रॉस पोलिनेशन का श्योरिटी होगा। चौथा हो जाएगा नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्टिग्मा एंड द मेच्योरिटी ऑफ द एंथर, मतलब कि दोनों का जो मेच्योरिटी है वो एक साथ पे ना हो, तब हो जाएगा ये आउटब्रीडिंग डिवाइस, है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस इस प्रकार से काम करता है। अब उसके बाद आगे आता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन है स्टिग्मा में, है ना। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन मतलब कि पॉलन मतलब क्या हो गया, मेल गेमेटोफाइट, और जो पिस्टिल हो गया वो मतलब फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट नहीं होता, वो फीमेल का ऑर्गन हो जाता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो जो पॉलन होता है वो अगर गिरता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो जो स्टिग्मा होता है उसके प्रकार पास एक प्रकार का ऐसा मतलब प्रॉपर्टी होता है कि वो मतलब पता लगा लेता है कि वो जो एंथर गिरा है, मतलब सॉरी जो पॉलन ग्रेन गिरा है उस स्टिग्मा के सरफेस पे वो कम्पिटेबल है या नहीं। अगर कॉम्पिटेबल होगा तो पॉलन टिप जर्मिनेशन होगा, अगर कॉम्पिटेबल नहीं होगा तो पॉलन टिप जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये अगर डिसाइड कौन करता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास वो पावर होता है कि जो रिसेप्टिव मतलब जो कॉम्पिटेबल होगा वही पॉलन क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करेगा, और जो मतलब कॉम्पिटेबल नहीं होगा वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन नहीं करेगा। तो ये कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, मतलब कि इट इज द प्रोसेस फ्रॉम लैंडिंग ऑफ pollen grain into the stigma up till the entry of the gamete into the pollen embryo sac। अगर अब एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेगा, जैसे कि अगर कॉम्पिटेबल है मान लो तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा। अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा तो उसमें जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स जो पॉलन मतलब जो एंथर में आए पॉलन ग्रेन से आए हैं वो एंटर होगा कहाँ, एम्ब्रियो सैक पे। अब एम्ब्रियो सैक में एंटर किया तो मतलब जहाँ से लैंडिंग किया और एंथर जो एंटर किया, पॉलन ग्रेन एंटर किया कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक पे, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। तो इसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि ये स्टिग्मा हो गया, है ना। तो स्टिग्मा पे मान लो आया पॉलन ग्रेन, है ना। अगर ये कॉम्पिटेबल हुआ, है ना, अगर ये कॉम्पिटेबल हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करेगा, है ना। और पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करके यहाँ पास जो ओव्यूल होता है, यहाँ पास एक्स सेल और सिनर्जिक सेल होगा, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होगा और यहाँ पे एंटीपोडल सेल होता है ना। ये माइक्रोपायरिन हो गया। तो यहाँ पर जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है उसका जो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, जो सिनर्जिट हो गया, और ये जो सिनर्जिट होता है उसमें एक प्रकार का क्या होता है, एक कैविटी होता है। कैविटी मतलब कि एक प्रकार से अलग पार्ट होता है जो कि उसको जो यहाँ पर से जो गैमेट आएगा उसको गार्ड करेगा कि मतलब यहाँ तक एक सेल तो पहुंचाने तक उसको गार्ड करेगा, उसको मदद करेगा, है ना। उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो जैसे ही मान अगर ये कॉम्पिटेबल होगा तो यहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन जर्मिनेशन होगा और यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं कौन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। क्योंकि पॉलन इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पास पिस्टिल से, है ना। तो ये कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक प्रकार से ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब कि ये मैन मेड प्रोसेस है ना। आर्टिफिशियल में जैसे कि जो डिजायरेबल करेक्टर का अपने को फ्रूट चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे,
डिजायरेबल कैरेक्टर का, जो सुपीरियर कैरेक्टर का, जो अपने को जैसा चाहिए वैसा वाला एंथर लेंगे और फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो लेंगे। तो अपने को ये मतलब इंश्योर करना है कि जो हम डस्टिंग करें एंथर, मतलब जो डस्टिंग करें पॉलन ग्रेन का, वही उसके साथ क्या करना चाहिए, पॉलन टिप जर्मिनेशन करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला होता है, 4 स्टेप में होता है, मैं आपको लिखा कर बताता हूँ कि आर्टिफिशियल 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 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो सबसे पहला होता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन जैसे कि अब डिजायरेबल कैरेक्टर का आपको क्या मतलब जो एंथर होता है, एंथर में से क्या निकालना है, पॉलन ग्रेन निकालना है और स्टिग्मा पे गिराना है ना। तो उसमें अनडिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन होगा वो उसमें लैंड ना कर स्टिग्मा पे, तो अनडिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन होता है उससे बचाने के लिए क्या करता है, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या करते हैं, जो एंथर होता है उसी को काट देते हैं। एंथर को काट दिए तो उसमें से जो पॉलन ग्रेन है वो भी नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या होता है, कटिंग ऑफ एंथर बाय फोर्सेप्स। फोर्सेप्स मतलब क्या होता है, सीजर, है ना। तो ये हो जाता है इमस्कुलेशन। अब इमस्कुलेशन होगा, अब सेल्फ वाले से बच गया, लेकिन कोई भौर आया उसके ऊपर लैंड किया तो पॉलिनेशन कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जो स्टिग्मा होता है उसको एक प्रकार से, जो बटर पेपर होता है, बटर पेपर के एक बैग होता है उससे क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। अगर जैसे कि ये स्टिग्मा हो गया, इसको बटर पेपर से ऐसे कवर कर देंगे तो स्टिग्मा क्या हो जाएगा, बाकी जो एलियन मतलब कि बाहर के जो भी एंथर हो गया उसके मतलब पॉलन ग्रेन से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग मतलब कि जो स्टिग्मा होता है उसको क्या कर देते हैं, बटर पेपर के एक बैग से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। अब तीसरा, जैसी ही जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिविटी गेन किया, रिसेप्टिविटी मतलब कि अगर मैच्योर हो गया, अब मैच्योर हो गया तो उसमें क्या चाहिए, जो अपने पास डिजायरेबल कैरेक्टर का जो अपने पास पॉलन ग्रेन था उसको क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे, है ना। तो तीसरा आएगा डस्टिंग, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। तो ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपने को डिजायरेबल जो जिस टाइप का चाहिए अपने फ्रूट, उसके हिसाब से अपन लोग पॉलन क्या करते हैं, चूज करते हैं ना। तो ये हो जाता है डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। उस पर चौथा क्या होता है, इसको फिर से बैक कर देते हैं, है ना, ताकि मतलब उसमें जो पॉलिनेशन हो सके और जो फ्रूटिंग होगा उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फ्रूटिंग वगैरह, वो अच्छे से हो सके, उसमें कोई इंटरप्ट ना हो। इसलिए चौथा जो प्रोसेस होता है रीबैगिंग कहलाता है ना। रीबैगिंग मतलब जो उसमें जो पॉलन ग्रेन को अपन लोग जब लैंडिंग करवाए, डस्टिंग कराए, उसके बाद फिर से उसको क्या करते हैं, जो फ्लावर है उसको फिर से बैक कर देंगे ताकि उसमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो। तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की, जो अपने को डिजायरेबल कैरेक्टर का जो भी फ्रूट चाहिए तो उसके लिए अपने को एक सुपीरियर स्टिग्मा लेते हैं और सुपीरियर पॉलन ग्रेन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, ये दो स्पीसीज के बीच में हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है ना, या फिर दो जेनेरिक बीच में हो सकता है, फिर इंटर जेनेरिक, दो स्पीसीज के बीच में हो सकता है, या फिर दो जेनेरा, दो तो अलग अलग जेनस के जो प्लांट होता है उसके बीच में हो सकता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब नीट में तो नहीं आता लेकिन बोर्ड्स में अगर पूछ सकता है तो ये आप मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। इसका जो 4 प्रोसेस है, इमस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग, है। तो ये होता है 4 प्रोसेस किसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का। अब आता है, ये सब पूरा जितना भी प्रोसेस था ये प्री फर्टिलाइजेशन का था, फर्टिलाइजेशन से पहले, है ना। और फर्टिलाइजेशन, अब आएगा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब मैं बताता हूँ कि जो एंथर होता है वो उसका जो पॉलन ग्रेन कहाँ हुआ, डस्ट हुआ कहाँ पे, जो स्टिग्मा होता है। अब स्टिग्मा के में जो गिरा, क्या गिरा, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के पास 2 प्रकार का सेल होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल कहलाता है, एक जनरेटिव सेल कहलाता है। जैसे कि ये पॉलन ग्रेन हो गया, है ना। तो पॉलन ग्रेन हो गया तो इसका जो बड़ा पार्ट है ना, ये वेजिटेटिव सेल कहलाता है, वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। और ये जो छोटा पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है इसका, ये जनरेटिव सेल कहलाएगा, जनरेटिव सेल। इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, इसके मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये जो वेजिटेटिव सेल है इसको, जनरेटिव सेल को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। अब ये जैसे ही मान लो स्टिग्मा पे गिरा, ये अगर स्टिग्मा हो गया, है ना, तो
तो स्टिग्मा गिरने के बाद अगर जब ये अगर कॉम्पिटेबल होगा तो ये तुरंत क्या कराता है, माइटोसिस करता है ना। ये माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बन जाएगा, 2 मेल गैमेट, है ना। अब ये 2 मेल गैमेट हो गया। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा और ये, है ना। अब यहाँ पर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा और ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन हो गया। यहाँ पर ये ओव्यूल है, यहाँ पे स्टिग्मा है, सॉरी ये हो गया, ये एंटीपोडल सेल हो गया, ये दोनों सिनर्जिट हो गए, एक सेल हो गए, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। अब जैसे ही यहाँ एंटर करेगा, है ना, यहाँ पे 2 मेल गैमेट है तो यहाँ से 2 मेल गैमेट आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पर जो फिलिफॉर्म अपैरेटस है उसको यहाँ एंटर कराएगा। अब एंटर करेगा तो जो पहला मेल गैमेट है, ये जो एक्स सेल है, यहाँ पे एक्स सेल उसके साथ करेगा, तो जो एक्स सेल है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया किसके साथ, जो मेल गैमेट, तो इसको बोलते हैं सिंगेमी, है ना। सिंगेमी मतलब कि फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं ना। अब ये दूसरा वाला बचा, है ना, तो ये दूसरा वाला क्या करता है, आता है और फ्यूज हो जाता है इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि उसके पास जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके पास पहले से ही 2 न्यूक्लियस था। अब तीसरा न्यूक्लियस किसका आ गया, यहाँ पर मेल गैमेट का, तो ये 3 हो गया, इसलिए 3 जो न्यूक्लियस है इसका फ्यूजन कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक बार ये एक मेल गैमेट फर्टिलाइज किया तो सिंगेमी हुआ, दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या किया, स्टिग्मा पे लैंड किया जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस याद रखना, यहाँ पे माइटोसिस होता है, तो इसमें जो सेल होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, एन हो जाएगा, हैप्लॉइड रहेगा, है ना। अब मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड रहेगा, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये मूव किया और कहाँ आ गए, एक सेल के साथ। जो एक सेल के साथ करेगा तो इसको सिंगेमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और अगर पोलर न्यूक्लियाई के साथ अगर फर्टिलाइज होगा तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन, एक तो सिंगेमी भी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि जो जाइगोट बना है ना, फ्यूजन से जो बनेगा वो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट का डेवलपमेंट, है ना, और एम्ब्रियो का, जाइगोट फिर डिवाइड होगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ट्रिपल फ्यूजन के में जो फॉर्म हुआ था वो इंडोस्पर्म बनाएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस बाद में होता है, पर इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देता है अपने को, इंडोस्पर्म देता है। तो इंडोस्पर्म कैसे बनता है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ये 2 हो गए थे अपना पोलर न्यूक्लियाई, है, ये दोनों हो गए पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, है ना। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हो गए। अब यहाँ पास एक आया मेल गैमेट, अपना मेल गैमेट। अब यहाँ पास हुआ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, है ना। अब ट्रिपल फ्यूजन होने से क्या होता है, यहाँ पास ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या, इसका जो प्लॉइडी लेवल है 3n हो गया, है ना। तो ये 3n हो जाता है, तो यहाँ पास क्या होता है, ये जो अभी तीनों फ्यूज हो जाएगा, है ना, ये तीनों फ्यूज हो जाएगा तो एक न्यूक्लियस बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। अब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन से जो बनता है उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म, और जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पार्ट, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ पे केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, उसमें सेल नहीं बनेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें जब सेलुलराइजेशन होगा, मतलब उसमें सेल बनेगा, तो ये बन जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, है ना। अब ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है वो यूनाइट होकर बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म टिश्यू, है ना। तो ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये
हम लोग जो कोकोनट है, कोकोनट वाटर जो पीते हैं ये वही है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर है ना। कोकोनट वाटर जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। और जो कोकोनट में जो व्हाइट कलर का जो कर्नल होता है, जो फ्लेशी पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना सेल होता है। तो ये हो गया एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो एंडोस्पर्म बना है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है ना। तो ये न्यूट्रिएंट होता है तो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट जो होता है वो माइटोसिस होता है, उसमें जाइगोट में माइटोसिस होता है तो क्या बनता है, वो एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो जो बनने का प्रोसेस बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपना एंडोस्पर्म। तो ये हो गया कैसे एंडोस्पर्म बनता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो ये न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। फिर न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सेल मतलब होगा, सेलुलाइजेशन होगा, सेल बनेगा, तो वो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगा। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू कहलाता है। तो ये हो जाता है कैसे एंडोस्पर्म बनता है। अब हम लोग आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, है ना। तो एम्ब्रियो किसके थ्रू बनता है, जाइगोट के थ्रू। अब यहाँ पर जाइगोट देख लेते हैं, ये हो गया एक सेल, एक सेल हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पास आया मेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। अब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, उसको बोलते हैं सिंगेमी, है ना। अब सिंगेमी हुआ, अब सिंगेमी होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पास जाइगोट बनेगा, है ना। ये जाइगोट कहाँ पे बनता है, माइक्रोपाइलर इंड पे, माइक्रोपाइलर इंड। इसको मैंने जो एम्ब्रियो सेट का जो मतलब डायग्राम जो पिछले लेक्चर में बताया था उसमें बताया था माइक्रोपाइलर इंड क्या होता है। ये जैसे कि ये हो गया एम्ब्रियो सेट, तो यहाँ पास दो सिनर्जिट होता है ये दोनों, और ये एक सेल हो गया, और ये दो पोलर न्यूक्लियर हो गया, यहाँ पे 3 एंटीपोलर हो गया। तो ये जो एक सेल जहाँ पे होता है ये माइक्रोपाइलर इंड होता है, इंड। और ये जो उसका अपोजिट होता है जहाँ पे एंटीपोलर होता है उसको चलाजर इंड बोलते हैं, चलाजर इंड, है ना। तो वही ये जो जाइगोट है यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया। तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है उसी से एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी होगा, वो भी माइक्रोपाइलर इंड पे होगा, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसका जो जाइगोट होता है ना, यहाँ पे जाइगोट बना, ये 2n होता है। अब यहाँ पे दोनों ये n है, ये भी n है, ये दोनों का सिंगेमी होता है, 2n बन गया। इसको अच्छे से देता हूँ, 2n हो गया। अब ये 2n हो गया मतलब कि डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है ना। माइटोसिस होता है तो क्या होता है, बहुत सारे सेल में डेवलप होता है ना। तो वो उसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n ही रहेगा, है ना। तो बहुत सारे सेल में डेवलप होगा। अब यहाँ पास क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। प्रो एम्ब्रियो डेवलप होगा। प्रो एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा, जैसे कि अब ये जाइगोट था, जाइगोट बहुत सारे बार बार मतलब उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, मतलब डिप्लॉयड ही रहेगा। उस पर ये प्रो एम्ब्रियो डेवलप होगा। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो, है ना। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो जो होता है ये मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। तो ये जो मतलब साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि अब यहाँ पे फ्लॉइडी लेवल को भी याद रखना है। यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं, एक्सेल होते हैं, ये दोनों क्या होता है, सिंगल मतलब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड होता है। और ये क्या होता है, 2n, मतलब क्योंकि माइटोसिस होता है तो यहाँ पे भी 2n रहता है। ये प्रो एम्ब्रियो बाकी सब क्या होता है, 2n कंडीशन पे होता है ना। तो ये साइकिल को बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूँ, मतलब एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कैसे टाइप के बनते हैं लोग, है ना। तो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये हो गया एम्ब्रियो सेल, है ना। यहाँ पास ये दोनों सिनर्जिट हो गया, ये एक सेल हो गया, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे 3 एंटीपोडल हो गया, है ना। ये तीनों एंटीपोडल सेल, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, है ना। और ये जो हो गया सिनर्जिट हो गया, और ये एक सेल हो गया। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो मान लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर का ये जो एंटीपोडल है वो डिजेनरेट हो जाता है ना, ये डिजेनरेट हो जाएगा। ये जो सिनर्जिट है वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जाएगा, और यहाँ पास है जाइगोट, ये जाइगोट। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, तो ये जाइगोट है, ये माइटोसिस होगा इसमें, है ना। अब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये बहुत सारे सेल में डिवाइड होता है ना। अब माइटोसिस होगा तो ये जो जाइगोट है वो बहुत सारे सेल में डिवाइड होगा। अब क्या बनाएगा वो, प्रो एम्ब्रियो, है ना। प्रो एम्ब्रियो मतलब कि ऐसा टाइप का डेवलप होता है ना, इसमें ऐसा टाइप का सेल, है ना। जाइगोट डिवाइड हुआ तो एक से दो बन गया, है ना। फिर इसमें बहुत सारे डिवीजन होगा, है ना, इसमें बहुत सारे डिवीजन होगा, फिर ये कैसे टाइप का बन जाएगा, ऐसे चैनल बन जाएगा इसका, है ना, ऐसा टाइप का चैनल, है ना। ये क्या रहता है, ग्लोब्यूलर, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है हार्ट शेप्ड, मतलब एक ऐसा हार्ट का शेप का बन जाएगा, जैसे कि ये हो गया ये और यहाँ पर से ऐसे टाइप का हार्ट शेप का, है ना। इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहेगा, ऐसा 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 पूरा। ये क्या होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या आता है, बहुत सारे सेल डेवलप होंगे, ये सब में न्यूक्लियस रहेगा, ये हो जाएगा हार्ट शेप। अब उसके बाद टोटल एम्ब्रियो होता है एक ये ये इस शेप का होता है, ये टोटल फुल्ली मैच्योर होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये कहलाता है, मतलब ऐसा इसी में पूरा सेल रिलाइजेशन होता है, और ये कहलाता है फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से पूरा एम्ब्रियो होता है। एनसीईआरटी में बढ़िया से इसको डायग्राम को दिया है। इसमें मैंने ये बताया कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अब उसका न्यूक्लियर से फिर उसमें सेलुलराइजेशन होगा तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब फिर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको क्या करता है, ये एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना एंडोस्पर्म के बारे में। अब देखते हैं सीड, सीड कैसे बनता है। जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक में ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ओव्यूल ये डेवलप होता है सीड पे, है ना। अब ये सीड पे डेवलप हो गया तो इसका जो पार्ट है ना, जैसे कि इंटेगुमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ऐसे कर बता देता हूँ, एक ऐसा है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके पार्ट होता ऐसे इंटेगुमेंट्स होते हैं, है ना। और ऐसा एक लेयर होता है। अब यहाँ पर ये ओव्यूल प्रेजेंट हो गया, है ना, और यहाँ पर ऐसे लेयर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस लेयर होता है, ये दोनों होता है, ये इंटेगुमेंट होता है ना। ये जो रीजन होता है ये हाइलम रीजन होता है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, तो और ये होता है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, ये सीड बन जाता है ना। तो यही जो सीड बनता है ये क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेन प्रोसेस, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है यही सीड होता है ना। सीड प्रोड्यूस करने के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो सीड होता है उसमें दो प्रकार के जेनेटिक वेरिएशन आते हैं ना, क्योंकि मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था उसमें दो पेरेंट लगे हैं, तो दोनों का जो सेक्स का जो रेशियो रहता है उसमें मतलब हाफ हाफ रेशियो रहेगा, और ये जो रहेगा दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इस प्रकार से जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। अब देखेंगे सीड का जो होता है वो उसका मतलब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन सीड का। अगर हम लोग उसके कॉटिलिडॉन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के होता है, एक तो होता है मोनोकॉटिलिडोनस, मोनोकॉटिलिडोनस, है ना, और दूसरा होता है डाइकोटिलिडोनस, लिडोनस, है ना। तो मोनोकॉटिलिडोन में होता है सिंगल, मतलब एक ही कॉटिलिडोन होता है ना, और जो डाइकोटिलिडोनस होते हैं दो कॉटिलिडोन होता है। तो जो मोनोकॉटिलिडोन होता है उसमें सिंगल कॉटिलिडोन होता है। कॉटिलिडोन क्या होता है, एक उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब सीड है, सीड को डेवलप होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देता है, उसको कॉटिलिडोन देता है। कॉटिलिडोन क्या होता है, एक स्वेलिंग जो पार्ट होता है, जैसे कि चना हो गया, उसका दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो कॉटिलिडोन कहलाता है ना। तो वही है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, वो क्या करता है, सीड डेवलप होता रहता है, उसको क्या कहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। और दूसरा, अब कॉटिलिडोन ये मोनोकॉटिलिडोन होगा, डाइकोटिलिडोन। अब ये मोनोकॉटिलिडोन का जो, इसको कॉटिलिडोन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, है ना। अब स्कूटेलम हो गया, इसका दो पार्ट होता है, एक तो जैसे कि मान लो सीड हो गया तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस,
एक्सिस, है ना। और इसका जो मोनोकोटिलीडन होता है उसका जो कोटिलीडन है एक साइड, मतलब कि जैसे कि मान लो ये होगा तो इधर पूरा मान लो कोटिलीडन होगा अधिकतर पार्ट उसका, है ना। तो ये हो जाएगा, एक साइड रहता है कोटिलीडन। तो अगर जो पार्ट है ना सीड से, जैसे कि मान लो ये सीड हो गया, है ना, इस सीड से अगर ये हो गया मान लो कोटिलीडोनल एक्सिस, है ना, यहाँ पे कोटिलीडन है, तो ऊपर में अगर डेवलप होगा, है ना, द embryonal axis developing above to the cotyledon axis is called as epicotyle, है ना। और ये जो नीचे पार्ट अगर डेवलप होगा हाइपोकोटाइल। तो नीचे कौन डेवलप होगा, रूट डेवलप होता है ना। तो जो रूट होता है हाइपोकोटाइल पार्ट से डेवलप होता है, और जो शूट होता है वो इपिकोटाइल पार्ट से डेवलप होता है। अब देखेंगे इपिकोटाइल हो गया, तो इपिकोटाइल का जो लेयर होता है वो कवर होता है कोलियोटाइल से, है ना। कोलियोटाइल आप लोग इसको याद रखते हैं, कोलियोटाइल में पी होता है और इपिकोटाइल में भी पी होता है, और इसमें जो हाइपोकोटाइल होता है ये कोलियोराइजा से मतलब कवर होता है, कोलियो डबल आर आई जेड ए, है ना। तो ये कोलियोराइजा, इसमें कैसे याद रख सकते हैं, कोलियोराइजा का आर और रूट का आर, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं कि रूट जो है उसमें कवर करके रखता है कोलियोराइजा, और जो एपिकोटाइल है उसको कवर करके रखता है कोलियोटाइल। ये हो गया किसमें, मोनोकॉट्स में, है ना। इसका भी मतलब डायग्राम भी दिया है नेट सेट में। और जो डाइकोटिलीडन होता है उसमें भी सेम होता है। अगर एपिकोटाइल है ना, ये किसमें डेवलप होगा, शूट में, और जो हाइपोकोटाइल ये किसमें डेवलप होगा, रूट पे, है ना। ये हो गया डाइकोटिलीडन के बारे में और एपिकोटाइल के बारे में। अब इसके बाद आता है सीड का क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। तो एल्बुमिनस सीड क्या होता है, जैसे कि जो एंडोस्पर्म है वो किसके लिए हेल्प करता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको डेवलप होने के लिए। अगर कोई प्लांट फ्रूट है ना, कोई सीड है, बोल सकते हैं सीड है जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो वो कहलाएगा एल्बुमिनस, है ना, एल्बुमिनस सीड। जैसे अगर एल्बुमिनस इंडोस्पर्म, इसमें क्या रहता है, इंडोस्पर्म परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कि उसमें अभी तक इंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और एक होता है नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड में क्या होता है, इसमें इंडोस्पर्म यूज्ड, कंप्लीटली यूज्ड बोल सकते हैं, कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग जो ड्यूरिंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म इसमें पूरा यूटिलाइज हो जाता है, इसमें बचा रहता है। एग्जांपल इसमें देखेंगे कोकोनट, है ना, और क्या होता है, राइस, मेज, है ना। और इसमें एग्जांपल आएगा पी, पी जो मटर होता है, और ग्राउंड नट। अब आप लोग सोचेंगे राइस में तो हम लोग नहीं देखेंगे, कोकोनट में चलो जो वाटर होता है वो इंडोस्पर्म होता है ना, तो बच जाता है, लेकिन हमें तो राइस में और मेज में तो नहीं देखने मिलता। तो इसमें जो राइस होता है और मेज होता है जो टिश्यू के फॉर्म में होता है इंडोस्पर्म, है ना। जैसे कि आप जब सीड डेवलप नहीं होता तो धान में जो बीज होता है उसको तोड़ के देखिएगा, उसको मतलब अंदर देखने का, तो उसमें मिल्क निकलता है, तो वो जो मिल्क है वही इंडोस्पर्म होता है। तो वो सेलुलाइज मतलब सेलुलाइज हो जाता है, मतलब सेलुलर फॉर्म में होता है इंडोस्पर्म। तो ये वही जो इंडोस्पर्म है वो क्या बनाता है, राइस बनाता है ना। तो इसमें भी प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में, मतलब टिश्यू के फॉर्म में, और इसमें वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो क्या कर लेता है, पूरा यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए नॉन एल्बुमिनस कहलाता है। और जिसमें रहता है इंडोस्पर्म बचा हुआ है उसको एल्बुमिनस कहते हैं। तो ये दो प्रकार के सीड हो गए किसके प्रेजेंट मतलब बेसिस पे एल्बुमिन मतलब उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये सीड हो गया। अब उसके बाद आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी बताता हूँ कि एक ऐसा पीरियड, जैसे कि हम लोग भी हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उतना में काम करने के बाद हम लोग थक जाते हैं, है ना। तो उस थके वाले टाइम पे क्या हम लोग कुछ नहीं करते हैं, है ना, रेस्टिंग स्टेज होता है। तो वैसे ही लोग के भी होता है, मतलब ऐसा स्टेज जहाँ पे ये लोग रेस्ट करते हैं, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। मतलब इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द सीड इन विच दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, मतलब कि एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग डोरमेंसी। तो यहाँ पे बताता हूँ डोरमेंसी मतलब अलग अलग प्लांट में ना अलग अलग वेरी करता है।
जैसे कि एक मतलब दो इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो नीट के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लुपाइन। लुपाइन क्या होता है? एक प्लांट है जो कि कहाँ प्रेजेंट मतलब मिलता है, आर्कटिका मिलता है, जो टुंड्रा एरिया, जो ठंडी एरिया है वहां पे मिलता है। तो लुपाइन जो होता है इसका नाम कहता है लुपाइनस आर्कटिकस। इसका जो डॉर्मेंसी पीरियड है 10,000 साल होता है। 10,000 साल मतलब कि अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट का जो बीज है उसको आप ले लिए और 10,000 साल बाद उसको क्या किए, अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट दिए, मतलब जो न्यूट्रिएंट मतलब सॉरी मतलब कि उसको इन्वायरमेंट जो उसके ग्रो होने के लिए इन्वायरमेंट मिलता है वो अगर मिल गया 10,000 साल बाद भी तो वो ग्रो हो जाएगा। ये होता है डॉर्मेंसी। लुपाइन का कितना होता है? 10,000 साल, 10,000 ईयर होता है ना। दूसरा होता है डेट पाम। डेट पाम, तो डेट पाम का क्या होता है? जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो 2,000 साल होता है ना। 2,000 साल मतलब कि 2,000 साल बाद भी अगर आप ग्रो करोगे तो ये ग्रो हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना ये लुपाइन हो गया, डेट पाम हो गया, ये हो जाता है पूरा डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है। उसके बाद आता है एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रोनी। एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रोनी क्या होता है? एपोमिक्सिस मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, है ना, डेवलपमेंट सॉरी डेवलपमेंट ऑफ सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज नहीं हो रहा है लेकिन सीड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहलाता है अपना एपोमिक्सिस, है ना। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट है पार्थिनोकार्पिक बीच में डिफरेंस करना है और एपोमिक्सिस। पार्थिनोकार्पिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मैं बोल रहा हूँ फ्रूट का फॉर्मेशन विथआउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट अगर बन रहा है तो वो पार्थिनोकार्पिक कहलाएगा, लेकिन अगर सीड बन रहा है तो वो कहलाएगा एपोमिक्सिस, है ना। यहां पे लिख देता हूं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का है फ्रूट बनता है, और जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस इसमें क्या बनता है? सीड बनता है दोनों, लेकिन क्या होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब उसके बाद आएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है कि जैसे कि कोई साइट्रस फ्रूट हो गया, जैसे कि आप देखते हैं नींबू वगैरह हो गया, संतरा हो गया, या फिर आम वगैरह में भी देखोगे, और जामुन होता है अधिकतर देखने को मिलेगा। जामुन को हम लोग अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर मतलब सॉरी देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर सीड को खोल के देखो तो 2-3 अंदर में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। उसका मतलब कैसे डेवलप होता है? जो न्यूसिलस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओव्यूल बताया था, उसका ये लेयर होता है न्यूसिलस, जो कि उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये न्यूसिलस का जो लेयर है इसको पूरा कवर कर लेता है, किसको? ओव्यूल को। अब ओव्यूल कवर हो गया पूरा न्यूसिलस से, तो ये जो न्यूसिलस का जो सेल है वो डिवाइड होता है ना। और ये न्यूसिलस का जो सेल डिवाइड होता है और क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है, इसी बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत सारे एम्ब्रियो रहते हैं, जैसे कि ये अगर जामुन का सीड देखोगे तो ऐसे इसके अंदर में ऐसे 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 मतलब जॉइंट फॉर्म में रहते हैं, उसको इसी ये एम्ब्रियो है पूरा। तो ये 2-3 फॉर्म में रहता है। वैसे नींबू के भी बीच को ऐसे एक्सक्यूज करके देखोगे तो ऐसे मिलेगा। तो ये होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एपोमिक्सिस एक मतलब जब अभी साइंटिस्ट लोग ना ऐसा सीड तैयार कर रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड हो। एपोमिक्सिस में ना ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होता है, इसमें रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो क्या होता है, जो एग बनता है ना, जो ओव्यूल होता है, एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल रहता है वो डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होता है तो उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और वही डेवलप हो जाता है किसमें? सीड में, है ना। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर एपोमिक्टिक प्लांट होगा, है ना, तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जैसे कि हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड बीज को एक बार उगाओगे, उसके बाद जो बीज मिलेगा आपको उगाने के बाद उसको फिर से उगाओगे तो आपको हाइब्रिड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ोगे कि जो कैरेक्टर जो मतलब फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल्स के पढ़े हो, और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो दो की मतलब जो ट्रेड्स हैं वो किसी के साथ भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक्स वाई मतलब जैसे कि एक्स हो गया या वाई हो गया, ये वाला जो अपना पढ़े थे इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मतलब कि जीन्स होते हैं, वो सेग्रीगेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वैसी है एपोमिक्सिस में सेग्रीगेशन नहीं होता, इसलिए अगर तो एपोमिक्टिक सीड है तो वो जो एक बार अगर सीड रहेगा वैसी सेम कैरेक्टर अपने को अगले जनरेशन में भी देगा। लेकिन वो हाइब्रिड है, अगर हाइब्रिड है तो उसमें एक बार उगाएंगे तो ही हाइब्रिड सीड मिलेगा, उसके बाद जो हाइब्रिड सीड को अगर उगाएंगे तो उसमें नॉर्मल सीड मिलेगा। तो ये अंतर होता है एपोमिक्सिक सीड में और जो हाइब्रिड सीड है। तो ये चैप्टर होता है ऐसा समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत सारे जो मेन पॉइंट बताए हैं नीट के बेसिस पे, जैसे कि लुपाइन के बारे में बताया, डेट पाम के बताया, ये एपोमिक्सिस के बारे में बताया, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बताया, डॉर्मेंसी वाला बताया,
और इसमें जो एल्बुमिनस है और नॉन एल्बुमिनस का जो एग्जांपल दिया हूँ, कोकोनट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जो कोकोनट और मैंगो फ्रूट है ये ड्रुप में आते हैं। ड्रुप एक प्रकार से फ्रूट का टाइप होता है, तो ड्रुप में नीट में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कोकोनट होता है और जो मैंगो होता है ये ड्रुप फ्रूट होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत अच्छा लेक्चर था और आज एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के फ्लोरिंग प्लांट्स का। अब अगले चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फैला दो, जिसको जिसको जरूरत है सबको वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके चैनल पे, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद।